नमस्कार, स्वागत है आपका एकलव्य अकादमी में। सिंधु नदी तंत्र के बाद आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो गंगा नदी तंत्र है यानी गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी तंत्र में सबसे पहले जो मेन नदी है गंगा, तो हम उसके बारे में सोचते हैं गंगा नदी कैसे बनती है, किसका कहाँ से उसका निर्माण होता है, कहाँ से वो गंगा कहलाती है। तो देखें, ये हमारी एक नदी धारा है और ये जो ग्लेशियर है ये सतोपथ ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? सतोपथ ग्लेशियर। तो जो सतोपथ ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से नदी निकलती है अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। इसी अलकनंदा के यहाँ पर किनारे पर, अलकनंदा नदी के किनारे पर बद्रीनाथ धाम है। कौन सा धाम है? बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम है। तो सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। इसके ही इधर एक ग्लेशियर है जिसे माना ग्लेशियर कहते हैं। कौन सा ग्लेशियर है? माना ग्लेशियर। तो जो माना ग्लेशियर है, इस माना ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है इसका? धौली गंगा। तो इसका नाम धौली गंगा है और अलकनंदा से धौली गंगा जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग किन किन के संगम पर है? तो विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर है। ठीक है, किसके संगम पर है? अलकनंदा और धौली गंगा के। यही एक नदी और है विष्णु गंगा जिसे कहते हैं। तो विष्णु गंगा और अलकनंदा मतलब धौली गंगा जहाँ मिलती है तब अलकनंदा बनाती हैं। ये भी एक प्रश्न है कि अगर विष्णु गंगा से, इधर से विष्णु गंगा आती है, धौली गंगा आती है, तो विष्णु किताबों में आप पढ़ोगे कि विष्णु गंगा और धौली गंगा की संयुक्त धारा अलकनंदा कहलाती है। ठीक है, ये भी किताबों में दिया हुआ है। लेकिन जो सही है कि सतोपथ ग्लेशियर से ही अलकनंदा का उद्गम होता है। इसके बाद आगे ये धौली गंगा के बाद एक ग्लेशियर आएगा जिसका नाम है त्रिशूल ग्लेशियर। क्या नाम है? त्रिशूल ग्लेशियर। ये है त्रिशूल ग्लेशियर। और ये त्रिशूल जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, त्रिशूल ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंद की नदी या नंदाकिनी। तो आपने नंद की नदी भी पढ़ी होगी। तो नंदाकिनी, कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है वो कहलाता है नंद प्रयाग। क्या कहलाता है? नंद प्रयाग कहलाता है। तो नंद प्रयाग किनके संगम पर है? नंदाकिनी और अलकनंदा के पर। फिर इससे आगे आप आओगे तो एक ग्लेशियर है पिंडार ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? पिंडार ग्लेशियर। तो जो पिंडार ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से नदी निकलती है कर्ण नदी। कौन सी नदी है? कर्ण नदी। तो कर्ण नदी अलकनंदा में जहां मिलती है उस स्थान को कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। तो ये आपको 3 प्रयाग समझ में आए होंगे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। इसी सतोपथ ग्लेशियर के पश्चिम में, तो देखिए ये जो चोरावारी ग्लेशियर है, इससे जो धारा निकलती है ये धारा है मंदाकिनी की। किसकी धारा है? मंदाकिनी। तो ये जो मंदाकिनी नदी है, ये नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और इसी मंदाकिनी के तट पर
मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ स्थित है। कौन सा धाम है? केदारनाथ धाम है। तो मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ धाम है और अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ धाम है। अब जो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा, तो आपने 2013 में सुना होगा कि अलकनंदा और मंदाकिनी का पानी बढ़ा था, जो बारिश ज़्यादा तेज हुई थी, तो जो पानी बढ़ा था उस बाढ़ आने की वजह से 2013 में उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों की जनधन हानि हुई थी। तो वो इन्हीं मंदाकिनी और अलकनंदा में पानी बढ़ने के कारण हुई थी। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आप इधर देखिए कि ये ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इससे नदी निकलती है जिसका नाम है जाह्नवी। और गंगा का आपने परिचय मतलब पर्यायवाची पढ़ा होगा, जाह्नवी नदी। तो जाह्नवी नदी, और ये जो जाह्नवी नदी है ये जब गोमुख से निकलती है, कैसे निकलती है? गोमुख से होकर जाती है। तो गंगोत्री से जब निकलती है वो जाह्नवी नदी है, और जो गोमुख से होकर जाती है ये आपकी भागीरथी नदी है। कौन सी नदी है? भागीरथी। भागीरथी नदी है। ये आप इधर लिख लो मंदाकिनी को, मंदाकिनी भागीरथी नदी है। और इसी भागीरथी नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भीलांगना। क्या नाम है? भीलांगना नदी। तो इन्हीं के संगम पर एक बांध बना है जो सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है वो बांध है टेहरी बांध, उत्तराखंड में। कौन सा बांध है? टेहरी बांध। तो टेहरी बांध किन किन के संगम पर बना हुआ है? इस जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को कहते हैं गोविंद प्रयाग। क्या कहते हैं? गोविंद प्रयाग। इसके बाद ये जब नदी इससे आगे बढ़ती है, जब इससे आगे बढ़ती है भागीरथी के नाम से ही, और ये नदी आकर अलकनंदा में देव प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में कहाँ मिलती है? देव प्रयाग। तो जब अलकनंदा में देव प्रयाग में मिलती है तो यहाँ से ये नदी गंगा कहलाती है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। तो ये आपको गंगा के बारे में समझना होगा, गंगा नदी क्या, किस प्रकार से गंगा नदी का मार्ग है। गंगा नदी वैसे तो पहाड़ों पर ही चलती है, लेकिन हरिद्वार में ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश, तो हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है गंगा। ठीक है, हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अब हम गंगा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि मेन जो नदी है वो गंगा है। फिर उसके बाद उसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। यह गंगा यूपी में सबसे ज़्यादा बहती है, सबसे अधिक बहती है। यूपी में सबसे अधिक बहती है ये गंगा। यूपी में 28 जिलों में बहती है। यूपी में कितने जिलों में बहती है? 28 जिलों में बहती है ये गंगा। यूपी में 28 जिलों में ये गंगा बहती है। कुल 1050 किलोमीटर ये गंगा यूपी में बहती है। 1050 किलोमीटर। गंगा की बात करें तो गंगा 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से बहती है। 5 राज्यों से कौन कौन से राज्य हैं?
पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड में किसी भी शहर से गंगा नहीं बहती, पहाड़ी इलाकों से बहती है और सबसे कम बहती है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि गंगा सबसे कम कहाँ बहती है, तो झारखंड में सबसे कम बहती है गंगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी में हम आगे समझाते हैं। इसी में आपको आगे समझाते हैं कि जो गंगा है, इस गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। और इसको जीवित संस्था का भी दर्जा दिया गंगा को, वो दिया गया है 2017 में। और ये जो जीवित संस्था का दर्जा दिया गया है वो दिया है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने इसको दर्जा दिया है। ठीक है, तो ये जो गंगा के पॉइंट थे वो प्रमुख पॉइंट ये थे। इसके बाद आता है गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो अगर गंगा के किनारे शहर देखें तो आप देखिए, जैसे उत्तराखंड से चलेंगे तो ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर ये उत्तराखंड में हो गया कन्नौज, कानपुर। प्रमुख शहर बता रहे हैं, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये यूपी के हो गए। अब बिहार में देखेंगे बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर, ये बिहार में हो गई। और एक पश्चिम बंगाल में ये मुर्शिदाबाद है। कौन सा है? मुर्शिदाबाद। तो ये शहर हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर। ये तो प्रमुख बिहार के हैं, ये प्रमुख यूपी के हैं, ये बिहार के हैं प्रमुख, ये उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। तो ये जो प्रमुख चीज़ें हैं जो गंगा के बारे में हैं। अब हम पढ़ें गंगा की सहायक नदियाँ जो बाईं ओर से और दाईं ओर से मिलती हैं उनके बारे में। तो अब तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखिए, इसमें गंगा में मिलने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं। तो जो मेन धारा है वो गंगा की है। आप जानते हो मेन धारा किसकी है? गंगा। तो ये गंगा है। ठीक है, अब जो गंगा में नदी हमारी जो इधर से आएंगी, तो हम अगर गंगा के सहारे ऐसे ऐसे चलेंगे तो ये ऊपर लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट। तो ये तो हो जाएगी आपकी इधर बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। कहाँ से? बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, इधर से बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ और इधर से दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो बाईं ओर से मिलने वाली नदी को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ एक नदी है जो उत्तराखंड, कहाँ? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के नैनीताल से, उत्तराखंड नैनीताल, तो उत्तराखंड नैनीताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। तो जो रामगंगा नदी है, ये नदी गंगा में आकर, कहाँ पे? गंगा में आकर कन्नौज में मिलती है। गंगा में कहाँ मिलती है? कन्नौज में। तो कन्नौज में ये नदी मिलती है गंगा में। और रामगंगा जो नदी बहती है वो इसके किनारे 3 प्रमुख नगर हैं। एक आप जानते हो मुरादाबाद, जिसे पीतल की नगरी कहते हैं, मुरादाबाद। एक बरेली और बदायूं। तो मुरादाबाद, बरेली, बदायूं,
ये रामगंगा के किनारे स्थित हैं और रामगंगा कन्नौज में आकर ये गंगा से मिलती है। इसके बाद नदी है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती। तो यहाँ पे एक झील है फुलहर झील, फुलहर झील। और ये जो झील है वो पीलीभीत, कहाँ पे? पीलीभीत। पीलीभीत में फुलहर झील है, उससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। कौन सी नदी है? गोमती नदी। और ये नदी गंगा में गाजीपुर में मिलती है। गंगा में कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। तो गाजीपुर में यह नदी गंगा में मिलती है। तो इस नदी के किनारे अगर हम देखें तो इसके किनारे जो प्रमुख शहर है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, ठीक, सुल्तानपुर। और एक है आपका लखनऊ, एक है जौनपुर, जौनपुर। तो नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ, ठीक है। पूर्वी स्वराज भारत का कौन सा है? जौनपुर। तो ये इसी गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद एक नदी है घाघरा नदी, जो नेपाल से निकलती है। घाघरा, इसी को कहते हैं सरयू। क्या है? सरयू नदी, सरयू। तो घाघरा या सरयू, जो घाघरा और सरयू नदी है वो बिहार में गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? बिहार में। और बिहार में मिलती है छपरा में। किस में मिलती है? छपरा जिले में घाघरा सरयू नदी मिलती है गंगा में। और इसी सरयू नदी के किनारे, इसी सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। कौन सा है? अयोध्या नगर, अयोध्या शहर है, आप जानते हो इसको। तो अयोध्या बसी हुई है सरयू नदी के किनारे। इसके बाद घाघरा सरयू नदी के बाद अगर हम आगे बात करें तो एक नदी नेपाल से आती है, और नेपाल से आती है जिसका नाम है गंडक नदी। क्या नाम है? गंडक नदी। नेपाल में इसे कहते हैं नारायणी नदी। नेपाल में इसे नारायणी नदी कहते हैं। शिल्पग्राम नदी भी कहते हैं, नारायणी नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये गंडक नदी। और ये गंडक नदी छपरा के बाद आप जो ये गंडक नदी मिलती है ये हाजीपुर में मिलती है। हाजीपुर बिहार। कहाँ मिलती है? हाजीपुर बिहार। गंडक नदी के बाद नदी आती है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी। कोसी नदी भी नेपाल से निकलती है, इसे सप्तधारा कोसी नदी कहते हैं। और ये कोसी नदी बिहार में आकर पटना में मिलती, पटना में गंगा में मिलती है। पटना में गंगा में कोसी नदी मिल जाती है। ये जो कोसी नदी है, इस कोसी नदी को बाढ़ आने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ आने के कारण इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कहते हैं। तो कोसी नदी इसे बिहार का शोक कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक नदी आती है महानंदा, जो दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है। महानंदा दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है और ये गंगा में मिलती है। और गंगा में जो जहाँ मिलती है वो फरक्का बैराज के निकट मिलती है। किसके? फरक्का बैराज के समीप। तो फरक्का बैराज के समीप महानंदा मिलती है। इससे पहले एक नदी बागमती और आती है। कौन सी आती है? बागमती और गंगा मिलती है। तो महानंदा फरक्का बैराज के समीप गंगा मिलती है। ये हो गई हमारी बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। अब दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ समझें तो गंगा के पास एक यमुनोत्री है। गंगोत्री ग्लेशियर के पास यमुनोत्री बंदर पूछ के निकट है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, यही ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। कौन सी नदी है? यमुना।
और यमुना इलाहाबाद में मिलती है। यमुना यहाँ कहाँ जाके मिलेगी? प्रयागराज। तो प्रयागराज में यमुना मिलेगी। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। यमुना जो है वो गंगा की क्या है? सबसे बड़ी सहायक है, ये यमुना है। अभी हम इनको अलग से भी पढ़ेंगे। यमुना है, तो ये यमुना इस गंगा की सहायक नदी है। अब इसी गंगा में दाईं ओर से गाजीपुर से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बनारस के पास एक मिलती है टोंस नदी। सिरसा, टोंस, सिरसा के पास, सिरसा में जाके मिलती है टोंस नदी। इसी को कहते हैं तमसा नदी। ये बाईं ओर से मिलती है। फिर एक नदी मिलती है कर्मनासा। गंगा में कौन सी नदी? कर्मनासा। और ये कर्मनासा नदी जो है इसलिए फेमस है क्योंकि ये यहाँ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, तो इसलिए कर्मनासा नदी फेमस है। अब कर्मनासा के बाद मैकाले की जो मैकाले पर्वत है उसकी चोटी है अमरकंटक। मैकाले की चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक। तो इसी नदी अमरकंटक से एक नदी निकलती है सोन नदी, और बिहार में दानापुर, तो ये बिहार में ये सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी बिहार दानापुर में मिल जाती है। किसे मिल जाती है? बिहार दानापुर में सोन नदी मिल जाती है। तो ये आपकी बाईं ओर से दाईं ओर से नदियां हैं। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें और समझाते हैं आपको। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब इसी में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जो जैसे अभी ये कर्मनासा हम समझे कर्मनासा है, तो ये कर्मनासा बिहार में चौसा नामक स्थान में मिलती है। किस स्थान में मिलती है? चौसा नामक। और आप जानते हो इसी चौसा का युद्ध इतिहास में फेमस है, तो चौसा के नाम। रेहंद इस सोन नदी की एक सहायक नदी है, रेहंद नदी। कौन सी नदी है? रेहंद। तो जो रेहंद नदी है वो इसी की सहायक नदी है, सोन नदी की। और इस रेहंद नदी पर रेहंद घाटी परियोजना, आपने देखा हो यूपी की सबसे प्राचीन परियोजना है रेहंद बांध सोनभद्र में। तो रेहंद बांध बना हुआ है इस रेहंद नदी पर। कौन सा बांध बना हुआ? रेहंद बांध। इसी में एक जलाशय बना हुआ है गोविंद वल्लभ सागर जलाशय। तो गोविंद वल्लभ सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय बना हुआ है। यह भारत का जो मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय है। भारत का मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय, भारत का मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय, सबसे बड़ा जलाशय। तो ये गोविंद वल्लभ सागर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको गंगा के बारे में। अब इसमें हम और चीज़ समझते हैं जो इसके बाद जो गंगा का क्या होता है। ठीक है, तो देखें, ये हम साफ कर देते हैं इसको। अब आगे देखिए, जैसे आप जानते हो कि जो गंगा है वो गंगा आगे जाके ऐसे बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल को क्रॉस करेगी, फिर बांग्लादेश में जाएगी। तो यहाँ जैसे बंगाल से बांग्लादेश में जाएगी, इधर से एक धारा आएगी, नदी आएगी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है ये है ब्रह्मपुत्र। आगे पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र को। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इनकी जो संयुक्त धारा है, ये जहाँ ये मिलती हैं तो ये संयुक्त धारा इनकी मेघना नदी कहलाती है। संयुक्त धारा क्या बन जाती है? मेघना नदी। तो बांग्लादेश में जैसे ही गंगा प्रवेश करती है, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में
बांग्लादेश में गंगा जैसे ही प्रवेश करती है इसको कहते हैं पद्मा। तो पद्मा नाम पड़ जाता है किसका? गंगा का, बांग्लादेश में। और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में पड़ जाता है जमुना। तो इसे बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और ये नदी जब ये आगे बढ़ती है तो ये मेघना नदी के नाम से बढ़ती है, और उससे पहले यहाँ एक डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ एक डेल्टा बनता है, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। इसका नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सुंदरवन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा बनाती हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये सुंदरवन का जो डेल्टा है इसका जो आकार है वह पक्षी के पंजे का आकार है। कैसा आकार है? पक्षी के पंजे का आकार। इसका आकार सुंदरवन का डेल्टा का आकार है। यहाँ सुंदरी वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष, इसलिए इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है। यहाँ पे मैंग्रोव वन बहुत पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा को जैव आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, उसमें रखा गया है सुंदरवन के डेल्टा को। और इसलिए सुंदरवन के डेल्टा को कहते हैं, जो किडनी होता है, जो गुर्दा होता है, तो इसको गुर्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुर्दा कहा जाता है। अगर यहीं पे एक प्रश्न और आता है कि जो पृथ्वी के फेफड़े, तो पहले इसको लिखते हैं पृथ्वी का गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का गुर्दा। तो पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है। तो सुंदरवन का डेल्टा को क्या कहते हैं? पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है। और अगर यहीं पे पृथ्वी के फेफड़े पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, लंग्स किसे कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स किसे कहते हैं, तो अगर पृथ्वी का फेफड़ा पूछ लिया जाए तो ये पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वनों को कहते हैं। अमेजन वर्षा वन। तो अमेजन वर्षा वनों को, अमेजन के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, और इसे पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है। जब यही धारा आगे बढ़ती है, यही धारा आगे बढ़ती है, तो इसमें एक नदी आकर मिलती है। उस नदी का नाम है बराक नदी। उस नदी का नाम क्या है? बराक नदी। ये मणिपुर से निकलती है। बराक नदी कहाँ से निकलती है? मणिपुर से। और ये मणिपुर से निकलकर बराक नदी इस मेघना में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में भी इसको हम समझाएंगे। ठीक है। और इस बराक नदी पर देखा जाए तो यहाँ एक परियोजना भी है जिसे तपाई मुख परियोजना कहते हैं मणिपुर में। तो ये अभी आपको समझा देंगे, जब हम ब्रह्मपुत्र पढ़ाएंगे तो इसमें समझाएंगे। ठीक है। तो ये गंगा का मतलब गिरने से पहले गंगा पे, तो यहीं पे आप एक बात और समझिए कि ये जो नदी है वो आप जानते हो किस खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और पश्चिम बंगाल में इस नदी से एक धारा अलग होती है। इस नदी से एक धारा अलग होती है जिसका नाम है हुगली नदी। क्या नाम है? हुगली नदी। हुगली नदी। और ये जो हुगली नदी है, ये हुगली नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। विश्वासघाती नदी का मतलब क्या है कि जब ये एक बार मिलेगी तो दोबारा उस धारा में नहीं मिलेगी। यहाँ आप ये समझ लो इस तरीके से कि जो गंगा है ये एक बेरोजगार लड़का है, और ये जो हुगली नदी है ये उसकी गर्लफ्रेंड है। तो जब बेरोजगार लड़का है उसको पता है कि इसके पास कोई इनकम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, जीवन यापन कैसे करेगा, तो फिर वो क्या करेगा? वो उसको साथ छोड़ देगी। और जब वो साथ छोड़ देगी तो दोबारा से उसके साथ कभी आएगी नहीं, न उसके साथ कभी मिलेगी। तो वो लड़के को ऐसा लगेगा वो विश्वासघात करेगी। क्या करेगी? विश्वासघात करके गई। तो वो विश्वासघात का मतलब है वो दोबारा कभी न मिले।
तो इसलिए हुगली को विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी कहा जाता है। यानी हुगली नदी को वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका। हुगली को क्या कहते हैं? वितरिका नदी। तो विश्व की सबसे बड़ी वितरिका नदी कौन सी है? तो भाई विश्व की सबसे बड़ी वितरिका नदी कौन सी है? वो है हुगली नदी। कौन सी है? हुगली नदी। अब इसी हुगली नदी के किनारे पे यहाँ कोलकाता बसा हुआ है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। और इसी गंगा पर यहाँ एक बांध बना है, फरक्का बैराज। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल। तो फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। फरक्का बांध बना हुआ है। तो ये उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम यमुना को पढ़ते हैं, जो इसकी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आप इसको पहले नोट कर लो। और देखें, यमुना को पढ़ेंगे, यमुना और उसकी सहायक नदी। यमुना और उसकी सहायक नदियाँ। यमुना और उसकी सहायक नदियाँ। तो यमुना और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। तो पहले देखें, यमुना आप जानते हो कि किससे निकलती है? यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूछ के निकट। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूछ के निकट से। और ये जो गंगा है वो गंगोत्री से निकलती है। ये गंगा है। यमुना गंगा में अभी हमने समझाया था कि कहाँ मिलेगी? प्रयागराज में मिलेगी। यहाँ सरस्वती नदी का भी संगम था, लेकिन वो विलुप्त है, ठीक है। तो अब प्रयागराज में गंगा और यमुना का ही संगम बचा है। गंगा और यमुना का ही संगम बचा है प्रयागराज में। अगर हम यमुना के बारे में कुछ पढ़ें, फैक्ट पढ़ें, तो ये फैक्ट देखो, समझो कि यमुना नदी, अगर आपसे पूछा जाए इसकी लंबाई बताइए, तो यमुना नदी की जो लंबाई है वो 1350, 1365 अलग अलग डाटा होता है। तो इसकी जो लंबाई है वो 1365 किलोमीटर है। यमुना नदी अगर मैदानी भाग में देखें तो पानीपत में मैदानी भाग में उतरती है। पानीपत में मैदान में प्रवेश करती है यमुना। मैदान में प्रवेश करती है। मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है, पानीपत में। इसके बाद अगर यमुना के बारे में देखा है तो यमुना को गंदा नाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंदा नाला। ये सबसे प्रदूषित नदी नहीं है। सबसे प्रदूषित नदी तो स्वर्णरेखा दामोदर है, ठीक है। लेकिन इसकी गंदगी के कारण इसको क्या कहते हैं? गंदा नाला इसको कहा जाता है। जो यमुना है वो यूपी के 19 जिलों से बहती है। यमुना यूपी के 19 जिलों से, कितने जिलों से? 19 जिलों से बहती है। तो 19 जिलों से बहती है कौन? यमुना नदी। तो यूपी के 19 जिलों से बहती है। और गंगा यूपी के कितने जिलों से बहती थी? 28 जिलों से। बिहार के 12 जिलों से गंगा बहती थी, ये यहाँ 19 जिलों से बहती है। अब इसकी सहायक नदी अगर हम पढ़ेंगे यमुना की, तो आप इधर देखिए कि एमपी में एक पहाड़ियाँ हैं, जाना पाव पहाड़ियाँ। एमपी में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जाना पाव पहाड़ियाँ। जाना पाव पहाड़ियाँ। इस जाना पाव पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, चंबल। और चंबल जो नदी है ये यमुना में इटावा में मिलती है। इटावा में जाकर चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। तो ये जो चंबल नदी की खासियत है कि वो शहर से होकर नहीं बहती, बेहड़ों से होकर बहती है। यानी वो मैदानी भागों से, ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों से, जहाँ टीले, उबड़ खाबड़ बेहड़ क्षेत्र होता है, वहाँ से बहती है। तो इसका पानी ज़्यादातर साफ रहता है। तो जो चंबल नदी है ये कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी। तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, जो कि एमपी में है। एमपी में है। तो ये चंबल नदी है। चंबल नदी।
चंबल नदी। इधर आप देखें अरावली पहाड़ी राजस्थान में है, अरावली पहाड़ी, तो ये अरावली है। तो जो अरावली पहाड़ी है यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास। अरावली पहाड़ी से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, इस बनास, और ये राजस्थान में चंबल से मिल जाती है। उससे पहले विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है छिप्रा। छिप्रा, इस छिप्रा के किनारे ही उज्जैन बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? उज्जैन बसा हुआ है। ठीक है, उज्जैन से, उज्जैन तो एमपी में छिप्रा नदी विंध्याचल से निकलकर चंबल में मिलती है, तो छिप्रा उसकी सहायक हो गई। इसके बाद काली नदी, काली नदी जो एमपी में बहती है और एक उत्तराखंड की सीमा पर बहती है, जो कि भारत और नेपाल का विवाद है, काली नदी। इसके बाद यहाँ एक नदी आती है पार्वती। तो पार्वती यमुना में, पार्वती चंबल में, यूपी में मिलती है। तो ये पार्वती, ये काली, छिप्रा, ये विंध्याचल पर्वत से ही नदियाँ निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? विंध्याचल पर्वत से। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर परियोजनाएं बनी हैं। तो इस चंबल नदी पर कोटा बैराज, कोटा बैराज, कोटा बांध, कोटा बैराज, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सागर परियोजना, नेहरू सागर परियोजना, और एक है महात्मा गांधी सागर परियोजना, महात्मा गांधी सागर परियोजना। तो ये जो तीन ऊपर के हैं, कोटा बैराज, राणा सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, लाल नेहरू सागर, ये तीनों आपके राजस्थान में हैं। ये तीनों राजस्थान में हैं। और ये जो परियोजना महात्मा गांधी की, वो चंबल नदी में एमपी पर बनी हुई है। किस पे बनी हुई है? एमपी पर। अगर हम चंबल नदी की विशेषता देखें तो चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो अवनालिका अपरदन करती है, गहरे गहरे गड्ढे बनाती है, खाइयाँ बनाती है। तो ये अवनालिका अपरदन करती है। तो अवनालिका अपरदन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो अवनालिका अपरदन, चंबल के बेहड़ आपने सुने होंगे, नाम सुना होगा। तो चंबल के बेहड़ को भी कौन बनाती है? चंबल नदी बनाती है, अवनालिका अपरदन करती है। तो अवनालिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अवनालिका अपरदन मतलब गहरे गहरे गड्ढे और खाइयाँ बनाती हुई नदी चलती है बेहड़ में। तो ये चंबल नदी हो गई। अगर हम इसी सागर की बात करें तो यमुना, यमुना पर और परियोजना देख लें। एक तो यमुना पर है ओखला बैराज, यमुना पर कौन सा है? ओखला बैराज। और दूसरा है हथिनी कुंड, ओखला बैराज, और दूसरा क्या है? हथिनी कुंड, ये हरियाणा में। तो ये ओखला बैराज दिल्ली में। तो दिल्ली हरियाणा, ये दोनों यमुना नदी पर है। किस पर है? यमुना पर। ठीक, तो यमुना पर ये दो बांध बने हुए हैं, हथिनी कुंड और ओखला बैराज, एक दिल्ली में और एक हरियाणा। अगर यमुना की बात करें कि यमुना कैसे कैसे बहती है, तो यमुना को देखो, यमुना कैसे कैसे बहती है। तो सबसे पहले यमुना जो बहे निकलेगी उसका उद्गम यूके से होगा, उत्तराखंड से होगा। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश जाएगी, हिमाचल प्रदेश के बाद वो हरियाणा में आएगी, हरियाणा के बाद वो दिल्ली में, और दिल्ली के बाद वो यूपी में आएगी। तो यूके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी, ये इसका क्रम रहेगा यमुना नदी का। अब हम बात करते हैं इससे आगे। तो ये आपने समझा होगा, चंबल नदी को समझ लिया होगा। इसके बाद विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है सिंध। कौन सी नदी निकलती है? सिंध, विंध्याचल पर्वत से, जो कि इसी यमुना में मिलती है। सिंध के बाद एक मालवा पठार से नदी निकलती है बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा, बेतवा नदी। ये बेतवा जो नदी है ये हमीरपुर में मिलती है। यमुना में कहाँ मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। और बेतवा नदी जो हमीरपुर में यमुना में मिलती है,
इस बेतवा नदी को, ये बेतवा नदी बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। तो बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी, तो बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेतवा। इस पर 2 बांध बने हुए हैं, एक तो माता टीला और एक राजघाट। तो बेतवा नदी पर एक तो माता टीला बांध बना हुआ है, कौन सा बांध है? माता टीला। और एक बेतवा पर बना है राजघाट, कौन सा बना है? राजघाट बांध बना हुआ है। इसके बाद एक नदी निकलती है विंध्याचल से ही, केन नदी। कौन सी नदी निकलती है? केन नदी। और ये जो केन नदी है वो यमुना में बांदा में मिलती है। यमुना में कहाँ मिलती है? यूपी में बांदा में मिलती है। तो इस प्रकार से ये यमुना का एक चित्र है और उसकी सहायक नदियों का। उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। नमस्कार।